वेलकम्स टू एजल बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, फंक्शन और डिस्कवरी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा किसने था, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। इस चीज़ों को आज हम लोग को समझना है। तो गाइस पहले हम लोग सीखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी करने के लिए एक साइंटिस्ट थे सबसे पहले, जिनका नाम था कोलिकर। लगभग 1880 में इन्होंने इंसेक्ट के लीनियर मसल से खोजा था माइटोकॉन्ड्रिया को। तो गाइज आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सबसे पहले किसने किया था। तो कोलिकर ने किया। कब किया? 1880 में किए थे। और कहाँ से खोजे थे? तो ये इंसेक्ट जो थे उनके लीनियर मसल से खोजने का प्रयास किए थे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसे ये कोलिकर खोज लिए, उसके बाद से एक और भी साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था अल्टमान। ये भी लगभग 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया को खोजते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि शायद कोलिकर ने सबसे पहले उसको खोज लिया है। लेकिन इन्होंने कहा कि देखिए, हम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल खोजे हैं जिसका हम नाम रखे थे माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन बाद में पता चला नाम रखेंगे बायोब्लास्ट। लेकिन बाद में पता चला कि जो कोलिकर खोजे थे वही तो ये भी सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम रख दिए इन्होंने बायोब्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा? तो अल्टमान ने कहा। ऐसे डिस्कवरी चलती रही। बाद में देखा गया है 1897 में एक साइंटिस्ट आते हैं कार्ल उज वेंडा। इन्होंने किया क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अल्टमान भैया और कोलिकर, आपने जिस सेल ऑर्गेनेल का खोज किया है और उसका नाम जो है आपने बायोब्लास्ट रखा है, उसका नाम बायोब्लास्ट नहीं रहेगा, उसका नाम रहेगा क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। तो यहाँ से बच्चों आपसे एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था? तो अल्टमान ने किया था, 1890 में कहा था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? कार्लोस वेंडा ने कहा। कब? 1897 में कहा। तो उम्मीद करते हैं डिस्कवरी आपको समझ में आ गई होगी। कौन कौन से साइंटिस्ट थे, कैसे काम किए थे। सबसे पहले कोलिकर ने किया था 1880 में, फिर अल्टमान ने 1890 में बायोब्लास्ट नाम देते हैं, फिर 1897 में वेंडा जो थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले नाम दिया। क्लियर हो गया? आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यदि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बाहर की तरफ एक आउटर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सबसे बाहर की तरफ एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बाहर की तरफ क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। जैसे सपोज कीजिएगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का ये आउटर मेम्ब्रेन है, लेकिन इसकी जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ ऐसे ऐसे मोड़ करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाई है। देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। एटोल माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसे हम लोग आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन इसके नीचे जो पिंक कलर का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पिंक कलर का, इसे हम लोग कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। लेकिन आप कुछ ध्यान देंगे कि जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे कुछ स्पेस देखने को मिल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, या फिर इसको कहते हैं इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जाना जाता है। तो दोनों पॉइंट उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिसमें बाहर वाले कवरिंग को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाले कवरिंग को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, जैसे दो मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर हो गया? आपको बता दें कि जो इनर वाली मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ यहाँ पे देखिएगा मुड़ करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कुछ बनाया हुआ है। यहाँ पे ध्यान देंगे, इनर वाली मेम्ब्रेन ऐसे मुड़ करके कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया हुआ है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी,
ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रहा है इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी। मीन्स क्रिस्टी है क्या, कि जो इनर वाली मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो अंदर की तरफ मैट्रिक्स में धंस करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लिखा है, उसी को हम लोग कह रहे हैं क्रिस्टी कह रहे हैं। क्लियर हो गया। क्रिस्टी के अलावा देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूरा का पूरा, इसमें हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो पूरा का पूरा लिक्विड मटेरियल भरा रहता है। इसके अंदर देखिएगा तो पूरा का पूरा जो है लिक्विड मटेरियल भरा रहता है। इस लिक्विड मटेरियल को कहते हैं मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल भरा रहता है इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। ओके, समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा, इस मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलता है कुछ मात्रा में डीएनए, कुछ आरएनए भी होते हैं, और साथ ही साथ देखा गया है कि राइबोसोम भी उपस्थित होते हैं। राइबोसोम मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है क्या क्या, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे पहले है आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को कह रहे हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है मुड़ मुड़ करके फिंगर ले जाए से प्रोजेक्शन बना रखा है, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या, क्रिस्टी कह रहे हैं। और इसके अलावा इसमें और भी क्या है, तो पूरा का पूरा लिक्विड मटेरियल है जिसका नाम क्या है, मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया इतनी चीज़ें। आगे आपको ध्यान से देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के ऊपर ऐसे टेनिस के बैट जैसे ऐसे कुछ संरचना, क्रिस्टी के ऊपर टेनिस के बैट जैसी संरचना लगा रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं F1 पार्टिकल या पराक्सीसोम या फंडामेंटल पार्टिकल्स, कई नामों से जाना जाता है। तो आप लोग सिर्फ याद रखे रहेंगे F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल है क्या, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर लगा रहता है। अभी इसके बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट में आप लोगों को डिस्कस कर ले कि माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ कितनी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ जो है 1 to 2 माइक्रोन लेंथ होता है, लेकिन इसकी डायमीटर जो है 0.1 to 0.5 माइक्रोन होता है। क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ी सी और भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि F1 पार्टिकल है क्या। F1 पार्टिकल है क्या, तो आपको बताया थे पहले ही कि F1 पार्टिकल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो सबसे पहले क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली मेम्ब्रेन इसे अंदर की तरफ मोड़ करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेगी। और इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पे टेनिस के बैट जैसी संरचना लगा रहता है, जिससे हम लोग कहते हैं F1 पार्टिकल। ठीक है। इस F1 पार्टिकल्स के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे अपर वाले पार्ट्स को हेड कहा जाता है, सबसे अपर वाले पार्ट्स को हेड कहते हैं। साथ ही साथ देखिएगा बीच वाले पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन को पेडिसिल या फिर स्टॉक कहा जाता है। 2 पार्ट्स, सबसे अपर वाले पार्ट्स को हेड, बीच वाले पार्ट्स को पेडिसिल, और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है इसे हम लोग बेस कहते हैं। एटोल कहने का मतलब ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी था, क्रिस्टी के ऊपर टेनिस के बैट नुमा संरचना जो F1 पार्टिकल लगा हुआ है, इसके कितने पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट्स हैं, हेड, पेडिसिल और बेस। क्लियर हो गया। आगे समझा जाए। चलिए ठीक है, थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं F1 पार्टिकल्स के बारे में। तो F1 पार्टिकल में आपको पहले ही बताया था कि सबसे नीचे वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं बेस, इसको स्टॉक या फिर पेडिसिल कहते हैं, और ऊपर वाले को हेड कहते हैं। यदि हेड वाले रीजन में देखते हैं तो 2 चैन अल्फा लगा रहता है, 2 चैन अल्फा का आप देखे होंगे, यहाँ पे अल्फा लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, ऐसे। फिर इसके पीछे भी 2 चैन होता है, इधर की तरफ भी क्या होता है, 2 चैन होते हैं। आगे देखिए, फिर 2 चैन बीटा के भी लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए बीटा के और यहाँ भी बीटा के, इसके पीछे भी 2 चैन होते हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है। एडोल कहने का मतलब ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के F1 पार्टिकल में 2 चैन अल्फा के होते हैं और 2 चैन बीटा के होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। मतलब 2 सामने से दिखाई देते हैं, 2 पीछे भी होते हैं जो 2 दिखाई नहीं देंगे। ठीक है। इनके अलावा जो है F1 पार्टिकल्स जो है इसके 2 साइड होते हैं, एक होता है P साइड और एक होता है N साइड। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि P साइड और N साइड जो होता है, जो बेस साइड होता है उसे हम लोग P कहते हैं,
और यन साइड जो होता है उसे हम लोग हेड साइड के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग को समझना है कि माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन कैसे करता है। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स क्यों कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो करता ये है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन कर लेता है, और इसको ब्रेक डाउन करते वक्त कुछ एनर्जी को इवॉल्व करता है। एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है। ये जो एनर्जी निकलती है ना, वो एटीपी के फॉर्म में निकलती है। किसके फॉर्म में निकलेगी? एटीपी के फॉर्म में। इस एटीपी की संख्या कितनी होती है? तो 38 एटीपी होती है। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करने का काम करता है। तो एनर्जी प्रोडक्शन के समय ये सबसे पहले ग्लूकोज को ले लेता है और ऑक्सीजन को ले लेता है, और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन कर लिया। ये ब्रेक डाउन करने के साथ ही ये कुछ एनर्जी को रिलीज करता है, और इस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है, और इस एनर्जी की संख्या होती है 38 एटीपी। मीन्स एटीपी की संख्या कितनी होगी? 38 एटीपी निकलती है। आपको मैं बता दूं कि जितना इजीली वे में आपको ये रिएक्शन मैं दिखा करके समझा दिया हूँ, इतना इजीली वे में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर लेता है। उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए 3 स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है। किसको? तो ग्लूकोज को। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाने के लिए इस ग्लूकोज को 3 स्टेप में जाना पड़ता है, तब जाकर के एनर्जी प्रोड्यूस होगा। आइए देखते हैं वो कौन 3 स्टेजेस होते हैं जिससे ग्लूकोज होकर के जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। सबसे पहला स्टेज ये है कि जो ग्लूकोज है ये सबसे पहले जाएगा क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल में जाने के बाद से यहाँ से कुछ निकालेगा वो इलेक्ट्रॉन। क्या निकालेगा? इलेक्ट्रॉन निकालेगा। साथ ही साथ आप आगे देखेंगे अगले क्लास में NADP S+S+ भी निकालता है, FAD+ भी निकलता है। तो कई चीज़ें एसिटिल कोलिन ए एंजाइम निकलती हैं। ये आगे जब क्रेब्स साइकिल और ETS डिटेल में पढ़ा जाएगा तब समझाएंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि सबसे पहले ग्लूकोज जाएगा क्या? क्रेब्स साइकिल में जाएगा, और क्रेब्स साइकिल से निकालेगा क्या? वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और इस इलेक्ट्रॉन का फॉर्म होता है हाइड्रोजन प्लस के रूप में, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं क्रेब्स साइकिल के दौरान, अभी क्या होंगे? ये ट्रांसपोर्ट होंगे स्टेप बाय स्टेप। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो स्टेप बाय स्टेप क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। ये इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप ट्रांसपोर्ट होंगे एक सिस्टम में, जिस सिस्टम को कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। जिस सिस्टम को क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहेंगे। आगे चल करके जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा तो इससे कुछ निकलता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस और एडिनोसिन, और ये बनाता है, एक बात ध्यान रखें, 2 मॉलिक्यूल फास्फोरस और प्लस क्या जुड़ जाएंगे? एडिनोसिन। तो बात बताइए, 2 को कहा जाता है डाई। 2 को क्या कहते हैं? डाई कहते हैं। ये क्या है? एडिनोसिन है। यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का निर्माण करता है। कौन? ETS। किसका निर्माण कर दिया? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब होता है 2, डाई का मतलब होता है 2, और फास्फेट का मतलब होता है क्या? P। यानी फास्फोरस की संख्या कितनी है? 2 है, और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? एडिनोसिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ADP का निर्माण हो गया किसमें? क्रेब्स साइकिल में। अगला देखिएगा फास्फोराइलेशन क्या होता है। फास्फोराइलेशन का मतलब ये होता है कि आप पहले से देखो 2 ADP बना था। ADP मतलब 2 ठे फास्फेट था। अब यदि इसी फास्फेट से हम लोग एक और फास्फेट जोड़ दें तो बात बताइए फास्फेट की संख्या कितनी होगी? 3 हो जाएगी ना। और 3 को क्या कहते हैं? ट्राई कहते हैं। 3 को क्या कहते हैं? ट्राई कहा जाता है। यानी फास्फेट की संख्या कितनी हो गई?
3 हो गई, लेकिन ये ट्राईफॉस्फेट किससे जुड़ा हुआ है? एडिनोसिन से जुड़ा हुआ है ना, तो नाम हो जाता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट मीन्स ATP। क्लियर हो गया? तो हम लोग को भी तो यही तो सीखना था कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को प्रोड्यूस कैसे करता है ATP के फॉर्म में। तो ATP के फॉर्म में वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले ग्लूकोज गया है कहाँ पे? क्रेब्स साइकिल के पास। क्रेब्स साइकिल से क्या निकला है? तो इलेक्ट्रॉन निकला है। ये ट्रांसपोर्ट हुआ है एक स्पेशल सिस्टम में जिसे हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह रहे थे। साथ ही साथ फास्फोराइलेशन क्या होता है? तो फास्फोराइलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 फास्फोरस के साथ यदि एक और फास्फोरस जुड़ जाए तो 3 फास्फोरस वाला एडिनोसिन का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन हमने देखा क्या कि वो ATP का फॉर्मेशन कर रहा है। ये ATP है क्या? एनर्जी है। ATP है क्या? एनर्जी है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल्स। ठीक है, आगे कुछ और भी मेन फंक्शन आप लोग याद रखे रहेंगे। 5 और भी कुछ इम्पोर्टेंट रोल बता दे रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया आर रिफर्ड एज टू द पावर हाउस ऑफ द सेल्स, दे प्ले वाइटल एक्टिविटीज। ध्यान देंगे यहाँ पे ऊपर जो है ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है कुछ फंक्शंस को, इसको पढ़ के हम आपको समझा दे रहे हैं ये है क्या। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर रिफर्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाइटल रोल प्ले करता है जो कि एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? बायोलॉजिकल एनर्जी को, एनर्जी बनाने का काम करता है, इसलिए इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में। माइटोकॉन्ड्रिया की और भी कुछ काम होती हैं, जैसे हमारे फिटनेस को मेंटेन करना, हमारी हेल्दी बॉडी को मेंटेन करना, ये सारी फंक्शन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया का ही काम होता है। इनके अलावा भी 5 ऐसे काम होते हैं जो आप लोगों को नहीं पता होगा। जैसे देखिए, पहला काम ही है इसका प्रोडक्शन ऑफ ATP। माइटोकॉन्ड्रिया का पहला ही काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ ATP। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। मीन्स हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी माइटोकॉन्ड्रिया रेगुलेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक और भी काम है, जो हमारे बॉडी में कैल्शियम है उसको मेंटेनेंस बनाने में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कैल्शियम की मेंटेनेंसी को भी पूरा करता है, भरपाई करता है। साथ ही साथ प्रोग्रामिंग सेल डेथ, जैसे कोई यदि मरता है तो हम लोग की प्रथा है कि यदि कोई मर गया तो उसे नहवा करके फिर उसे बॉडी में घी पोता जाता है, घी पोत के फिर जो है अच्छे से मतलब अर्थी बनाई जाती है, फिर 4 लोग उसे उठा करके लेकर ले जाते हैं। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोग्रामिंग करता है कि यदि सेल डेथ होगी नहीं होगी, क्या होगा। ये सारी काम करने के कौन जिम्मेदार है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेदार है। और लास्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन, जो कि स्टेम सेल के रेगुलेशन में मदद करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी वीडियो यहाँ तक जो है समझ में आया होगा काफ़ी अच्छे से, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और फंक्शन कैसे करता है। गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने चैनल एंजल बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो यदि सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास तुरंत चला जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।